साथियों नमस्कार, मैं लाल बाबू राय, आप देख रहे हैं आर्थिक न्याय यूट्यूब चैनल। कई दिनों से हमारे बीच में रोशन लाल अग्रवाल जी प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। जैसा कि कई एक साथियों का आर्थिक न्याय से संबंधित प्रश्न आते रहे हैं, जिसका उत्तर बीच बीच में माननीय रोशन लाल जी देते रहे हैं। आज एक प्रश्न आया है श्रोताओं का। सर, आप जो कह रहे हैं कि अमीर लोग अर्थात समाज के संपन्न वर्ग के लोग जो हैं उनको भी लाभ होगा इस योजना से, तो इस पर आप कैसे उसको लाभ पहुंचा रहे हैं? मैं समझता हूं कि हम जिस कार्य के बारे में हर पहलू से समाज के नागरिकों को, हर नागरिक को बिल्कुल पारदर्शी रूप में समझाना चाहते हैं, उस दृष्टि से यह प्रश्न बहुत आवश्यक ही नहीं उपयोगी भी है। मैं इस बात को कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से एक छोटे से परिवार में भी सभी सदस्य कभी समान नहीं होते, वैसे ही समाज में बहुत बड़ा परिवार इसको मान लेने से सभी सदस्य समान नहीं हो सकते और सभी से समानता की योग्यता या अन्य आधार पर कोई भी अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। इसलिए मैं यह बताना चाहता हूं कि जो गरीबी और अमीरी के बीच की खाई है, यही तो समस्या है। यह समस्या सबके सद्भाव, विश्वास, शांति और सहयोग से और विश्वास के साथ पूरी होती है तो यह समाज में जो सहज पारिवारिक भाव होता है उस भाव का विकास करेगी। लेकिन यदि किसी प्रकार का दुराग्रह, किसी प्रकार का विश्वासघात, किसी प्रकार का भ्रम और फूट पैदा करके हम सोचते हैं कि इससे उस परम लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, तो यह एक मूर्खतापूर्ण बात है। यह एक वास्तविकता है कि आज जो अर्थव्यवस्था हमारे समाज में बनी हुई है वह भयानक आर्थिक असमानता तो पैदा करती ही है, सब लोगों के बीच विश्वास का संकट भी खड़ा करती है। विश्वास की बात हो, सद्भाव की बात हो, आत्मीयता की बात हो और प्रेम की बात हो, यह सामाजिक व्यवस्था का प्राण है। और यदि उसे मजबूत किए बिना हमने कोई भी बदलाव किया तो वह समाज में नई समस्याएं और विवाद खड़े करेगी। और आज इसीलिए संकट खड़ा हो रहा है जो इस प्रश्न से संबंधित है कि समाज में भारी आर्थिक असमानता के साथ साथ एक दूसरे के प्रति जो विश्वास, जो सद्भाव, जो सहयोग और जो आत्मीयता और परिवार के संबंध थे वह भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा है, पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भयान कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो आज की हमारी जो सामाजिक समस्या है कि संत तुलसीदास जी ने जो कहा है उसमें कोई कमी निकालना मेरी मूर्खता है। लेकिन एक बुनियादी प्रश्न पैदा होता है कि ढाई आखर प्रेम का क्या उसे हमारा कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ा सका? तुलसीदास जी का इतना बड़ा
दोहा हमारा मार्गदर्शन नहीं कर सका, और यदि मार्गदर्शन करता तो समाज के अंदर यह प्रेम की गंगा बहने की बजाय एक दूसरे से शत्रुता की स्थिति क्यों पैदा हो रही है? यह गंभीर सवाल है या नहीं? इस पर मेरा कहना यह है कि वास्तव में आर्थिक न्याय के बिना कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। एक दूसरे के प्रति आत्मीयता और विश्वास पैदा नहीं हो सकता, और कोई भी व्यक्ति चाहे आपका परिचित हो या अपरिचित हो, आपका उससे रक्त संबंध हो या न हो, लेकिन अगर आपकी व्यवस्था में आर्थिक न्याय का स्पष्ट सुर मौजूद है तो वह निश्चित रूप से प्रेम सूत्र में बंध जाएगा। यानी पोथी कौन सी पोथी थी जिसमें वह प्रेम का सूत्र पैदा होता हो, जिसे तुलसीदास जी ने आधार माना। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जो समाज की दुर्दशा हो रही है उसका एकमात्र कारण है उसमें आर्थिक न्याय का अभाव, और आर्थिक न्याय का अभाव होने के कारण दो भाइयों में भी इतना भयानक युद्ध जैसी स्थिति बनती है कि उसमें फिर दो शत्रु आपस के जानी दुश्मन जो बन जाते हैं वे भी सगे भाई ही बन जाते हैं। तो पोथी पता नहीं वो कौन सी पोथी थी, वह समाज का कोई विद्वत वर्ग, कोई विद्वान महाविद्वान व्यक्ति भी समाज को नहीं समझा पा रहा है। वास्तव में हम जिस आर्थिक न्याय की बात कहते हैं उस स्थिति में हमारे लिए कोई भी पराया नहीं। जो अति संपन्न है, जो अति विद्वान है, किसी भी काम में कुशलता रखता है, चरित्र की बात हो, विद्वता की बात हो, दूरदृष्टि की बात हो, यदि सबकी योग्यता का लाभ सबको मिलता हो तो वह व्यक्ति अनिवार्य रूप से मित्र होंगे। उनके बीच किसी भी प्रकार की कटुता या षड्यंत्र होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। लेकिन जब हमारी अर्थव्यवस्था न्याय की कसौटी पर खोटी है, उसमें कहीं न्याय नहीं है, तो फिर सब लोग एक दूसरे के शत्रु ही होंगे, और उसका जो दुष्परिणाम है वही भयानक आर्थिक असमानता के रूप में सामने आता है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कि जो व्यवस्था हम सबके सहयोग से, हम सबके कौशल से, सब लोगों की विशिष्टता के आधार पर सहज रूप से बनती है, उस व्यवस्था के अच्छे और बुरे परिणाम तो निकलेंगे, हर हालत में निकलेंगे। आप कितनी भी सावधानी से कोई व्यवस्था निर्माण करिए, उसमें से समुद्र मंथन की तरह जहर भी निकलेगा और अमृत भी निकलेगा। लेकिन यदि आपकी वितरण व्यवस्था सही है तो फिर जहर भी सबके हिस्से में आएगा और अमृत भी सबके हिस्से में आएगा। वैसी स्थिति में दोनों के बीच विश्वास को कोई ठेस नहीं लगेगी। लेकिन आज उस कसौटी पर यह व्यवस्था नहीं उतरती। लेकिन मैं आपके सामने जो बैठा हूं
मैं आपको भी और अति संपन्न लोगों को भी यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारा उद्देश्य समाज में विघटन पैदा करना नहीं है, बल्कि पूरे विश्वास के साथ यह चैनल देखने के क्रम में अगर आपको ऐसा लगता हो कि मैं किसी राजनीतिक दल की ओर से समाज में किसी प्रकार का भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहा हूं, तो आपको पूछने में देर नहीं करनी चाहिए। हालांकि आप जो मेरे संबंध में जानते हैं, YouTube चैनल के संबंध में अब हमारा यह प्रयास नया है, किंतु फेसबुक पर मैं बिल्कुल नया भी नहीं हूं और मेरे प्रखर विरोधी भी या जो मुझे व्यक्तिगत रूप से खतरनाक आदमी मानते हैं, वे फेसबुक पर भले ही हमारी किसी भी पोस्ट को बिल्कुल नहीं छुएंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वास्तव में कम से कम 10 गुने लोग उसको देखेंगे अवश्य। लेकिन उनका प्रयास यह भी होगा कि मुझको उनकी इस दिलचस्पी का पता भी न चले, लेकिन मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूं कि जब हम ऐसा कुछ भी काम करते हैं तो जो लोग आज की स्थिति में पागलपन के शिकार हैं, षड्यंत्र रचने में सबसे आगे हैं, उनको सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। लेकिन मैं बार बार यह भी कहता हूं कि संपन्न होने का मतलब विवेकहीन होना नहीं है। संपन्न होने का मतलब समाज के लिए षड्यंत्रकारी होने का नहीं है। किंतु यह बात अवश्य है कि जब कोई व्यक्ति संपन्न हो जाता है तो उसकी मानसिकता में अंतर होता है। गरीब आदमी जिन कठिन स्थितियों का सामना करता है, अपमान का जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाता है, संपन्न हो जाने के बाद अपने उन्हीं कटु अनुभवों को व्यक्ति भूल जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति मूल रूप से स्वार्थी है और वह जिस स्थिति में रहता है उसी स्थिति में अपने स्वार्थ की दृष्टि से पहले विचार करता है। अर्थात उसकी सबसे पहली प्राथमिकता अपने स्वार्थ पूरा करना है और उसके बाद अगर कुछ हो सकता हो तो सारे समाज के लिए विचार हो सकता है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो हर हालत में अपने स्वार्थ से बाहर नहीं निकल पाते। तो आज समाज में वह भी इस पर सभी प्रकार के लोग समाज के सभी वर्गों में मौजूद हैं। लेकिन मैं फिर आपको याद दिलाता हूं कि हम हर हाल में पूरे समाज में पूरी मानवता को, हर व्यक्ति को बहुत ही आत्मीय भाव से स्वीकार करते हुए सबके सुख की बात कहेंगे और वही आर्थिक न्याय का मूल उद्देश्य है। तो प्रश्न उठता है कि अगर केवल मुट्ठी भर अति संपन्न लोगों पर संपत्ति कर लगाया तो उसका क्या परिणाम होगा? क्या संपत्ति, भारी संपत्ति अर्जित करने वाले लोग इसे अपने विरुद्ध नहीं मानेंगे? तो आपकी बात क्यों मानेंगे वो? और ऐसी स्थिति में हमारे इस चैनल का मकसद चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, बहुत बुरा भी निकल सकता है, क्योंकि हम जो कुछ कहेंगे धीरे धीरे वह समाज के सब लोगों तक जाएगा। और मैं जानता हूं आज की स्थिति में अगर आर्थिक न्याय हमारी अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं है तो अपने विरुद्ध षड्यंत्र मानेंगे कुछ लोग, और हमारे बार बार समझाने के बावजूद भी
उसी गलती के कारण कुछ लोग हमें अपने पक्ष में और कुछ लोग विरोध में मानेंगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं मुट्ठी भर अमीर लोगों पर संपत्ति कर की बात कहता हूं और बाकी सब करों को हटाने की बात करता हूं। सब करों के हटाने की बात अगर करूं तो उसमें विशेष तौर पर मुख्य रूप से आयकर आता है और जीएसटी आता है, जो उपभोग की सभी चीजों पर कर लगता है। इसके अतिरिक्त जो बाहर से आयात होने वाली वस्तुएं हैं, बाहर निर्यात की जानी वस्तुएं हैं, उनका मामला अलग है। उस दृष्टि से यह क्षेत्र बहुत व्यापक है और हम सभी को केंद्र में रखकर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते रहेंगे। बीच में अगर किसी श्रोता ने कोई प्रश्न पूछ लिया तो उसे हम अपनी जो निरंतर संवाद की एक सूची बनती है उसमें उसको पहला स्थान दे सकते हैं। तो जब हम सारे टैक्स हटाकर केवल मुट्ठी भर लोगों की संपत्ति पर संपत्ति कर लगाएंगे और वो औसत सीमा से ज्यादा पर लगाएंगे और सबको एक समान आधार पर लगाएंगे, दूसरा कोई कर नहीं लगाएंगे, तो उसमें अगर हम इतना पैसा प्राप्त करते हैं जो बजट को लाभकारी बना दे और देश के प्रत्येक नागरिक को 10,000 रुपये प्रति माह जन्म से मृत्यु तक प्रदान कर दे, तो यह पूरा बोझ तो पड़ेगा निश्चित रूप से जिनके पास औसत से ज्यादा संपत्ति है। और मेरे अनुमान के अनुसार आज यह टैक्स 3% से ज्यादा हो ही नहीं सकता। अब मैं ब्याज की दर का उल्लेख करता हूं तो आज ब्याज की दर को लेकर भी आपको भ्रमित होने की जरूरत नहीं। अर्थशास्त्र में ब्याज क्या है और क्या नहीं है, इसको लेकर हम स्वतंत्र रूप से विषय रखेंगे और तब आपको ब्याज का अर्थ समझ में आ जाएगा। तब तक हमारी बात को आज की परिधि में ही समझने का प्रयास करें और आपके हर प्रश्न का उत्तर हम अवश्य देंगे। तो मैं मानता हूं कि सरकार चाहे जो भी आंकड़े देती हो, सरकार की बात झूठी है, यह बात मैं पूरी स्पष्टता के साथ कह रहा हूं। संविधान की हर परिभाषा झूठी है, इसके ऊपर चाहे कोई मुझे मूर्ख कहे, बुद्धिमान कहे या अपराधी कहे, मैं सभी आरोप स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं दावा करता हूं कि मेरी बात सही है, सत्य है और समाज के व्यापक कल्याण के लिए है। इसे जब भी मुझे कहने की जरूरत पड़ेगी तो मैं इसे स्पष्ट कर दूंगा। अब आप मान लीजिए कि देश के मुट्ठी भर अर्थात जिन्हें मैं 0.1% कहता हूं, यानी 140 करोड़ की जनता में केवल 14 लाख लोगों पर टैक्स की बात करता हूं, तो कम से कम 30 लाख करोड़ रुपए इन मुट्ठी भर लोगों से मिलेंगे। ये झूठ सच के शिकार भी हो सकते हैं और मुझे भी चालाकी दिखा सकते हैं, लेकिन मैं फिर कहता हूं, आप शांति के साथ अपने हृदय में विचार कीजिए और मैं जो कह रहा हूं उसी के आधार पर, अपने विवेक के आधार पर आप उसका परीक्षण कीजिए। चालाकी से आप नहीं बच पाएंगे। 30 साल का मेरा जो अध्ययन और निरंतर विश्लेषण है, सभी प्रकार के भ्रमजाल को तोड़ने में सक्षम है। जो ये नहीं बताना चाहते वो भी मैं जानता हूं, और झूठ बोलने के जो अनेक तरह के तरीके निकाले गए हैं,
उनमें से एक भी तरीका आर्थिक न्याय की अवधारणा सामने आने के बाद चल नहीं पाएगा। और मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार से एक परिवार के सदस्यों के बीच पूरी स्पष्टता, ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ बात होनी चाहिए, समाज में उसी पारदर्शिता के साथ बात करने की प्रवृत्ति पैदा हो। तो वैसी स्थिति में जितनी कटुता पैदा होने के लक्षण आपको दिखाई पड़ेंगे, उससे अधिक विश्वास पैदा होने वाले सही लक्षण भी आपकी नजर में आने लगेंगे। यदि उसमें कोई कमी आती है तो यह हमारी विफलता होगी। अब मैं सिर्फ ये कहूंगा कि मुट्ठी भर अति संपन्न लोगों के पास जो संपत्ति है, वो जिस प्रकार की धोखा, जिस प्रकार से छल कपट का आवरण समाज के चेहरे पर और बुद्धि पर डालकर पैदा की गई है, उस आवरण को हम बहुत शीघ्र केवल छोटा सा सच बताकर पूरी तरह छिन्न भिन्न कर सकते हैं। यह आपके चिंतन में भी बात आएगी। तो मैं मान लेता हूं कि 80% धन इस अति संपन्न लोगों के पास है और 80% धन पर अगर मेरे कथनानुसार संपत्ति कर लगाया जाएगा तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि 250 से 300 लाख करोड़ रुपए के बीच हर हालत में धन इकट्ठा होगा। भारत सरकार टोटल निजी संपत्ति का मूल्य कितना बताती है वह मैं भी जानता हूं। वह झूठ का पुलिंदा है यह भी मैं जानता हूं। 150 से अधिक वर्षों से जिस व्यक्ति के पास भी जितने भौतिक संसाधन हैं उनका सत्यापन नहीं हुआ है, यानी भौतिक सत्यापन हुआ ही नहीं और जिसने जो घोषित कर दिया उसको सही मान दिया गया। उसका वास्तविक बाजार मूल्य किसी को पता नहीं, भारत सरकार को भी पता नहीं। इसलिए मेरे अनुभव में भी जो बात आई है, ये बड़े बड़े आईएएस और आईपीएस जो अपने आप को पूरी दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति समझ बैठे हैं, यह पागलपन तो इस व्यवस्था का निर्माण किया हुआ है। ये बड़े बड़े पदवीधारी, बड़े बड़े डिग्रीधारी, बड़े बड़े पदों पर बैठे शक्तिशाली लोग यह उतने ही अज्ञानी हैं जितना इस देश का आम आदमी। इन्होंने सीखा है केवल धोखा देना और जो इनको बड़ी बड़ी डिग्रियां देकर सबसे बुद्धिमान घोषित करते हैं, वे अच्छी तरह बनाए गए धूर्ततापूर्ण पाठ्यक्रम को डिग्रियों का आधार बनाते हैं। इसलिए मैं इनकी सारी चालबाजी को बहुत अच्छी तरह समझता हूं और उनसे निवेदन यही करता हूं कि YouTube को चैनल को स्वस्थ मन से देखने का प्रयास करें। मैं अब 71 साल का होने जा रहा हूं और इस उम्र तक गंभीर से गंभीर जो रहस्य होते हैं वह काफी लोग समझ जाते हैं और इस उम्र में हम जो कुछ भी कहना चाहेंगे वह अगली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए कहना चाहेंगे। मेरे जैसे व्यक्ति को वह आर्थिक अभाव नहीं है जिसका सामना इस देश का हर नागरिक कर रहा है और मैं इतने बड़े धन के खजाने पर भी नहीं बैठा हूं। आपको शक्तिशाली तरीके से एक दिन में अपनी बात मनवा सकूं और बता सकूं, लेकिन मैं जिस संयत ढंग से चलना चाह रहा हूं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार चलना चाह रहा हूं,
जन सहयोग से मैं चल सकता हूं, उस पर मैं हमेशा चलने का प्रयास करूंगा। तो इन मुट्ठी भर लोगों के पास जो टैक्स प्रणाली मैं विकसित करने की बात बार बार कह रहा हूं, वह बहुत छोटी होगी। उपभोग के किसी भी वस्तु पर कोई कर नहीं लगेगा। तो आप समझ सकते हैं कि यह डायरेक्ट टैक्स होगा, कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स हम नहीं लेंगे, हम नहीं लगाना चाहेंगे। हर अर्थशास्त्री, आर्थिक विशेषज्ञ इस बात को जानता है कि इनडायरेक्ट टैक्स अर्थात अप्रत्यक्ष कर, यह भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण होता है। शासकीय और प्रशासनिक पदों पर बैठे हुए सारे लोग जो भ्रष्टाचार करते हैं, उसका बहुत बड़ा कारण इनडायरेक्ट टैक्स है। लेकिन आज प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स के नाम पर जो वेल्थ टैक्स लगता है, वह सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है। इस फर्जीवाड़े को मैं बहुत अच्छी तरह स्पष्ट कर सकता हूं और उसमें यही बात कहता हूं कि इस फर्जीवाड़े को सुरक्षित रखने के लिए भारत सरकार ने और विश्व की सारी संस्थाओं ने चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसे हम संक्षेप में सीए कहते हैं, उसकी व्यवस्था की गई है। और सीए फर्जीवाड़ा विशेषज्ञ ही होता है। अब इसे आप उसके अपमान मत समझिए। वास्तव में सोचा समझा षड्यंत्र उन अर्थशास्त्रियों के नाम पर महाधूर्तों ने बनाया है, जिसे समाज के अधिकांश लोग समझ नहीं पाते। और ये अपने तथाकथित ज्ञान के नाम पर जो बनाए गए नियम हैं, उनकी कमजोरी का लाभ उठाते हुए किसी बड़े उद्योगपति या व्यापारी द्वारा जो वास्तव में धन कमाया जाता है, उसके टैक्स को कम करने के लिए होता है। अगर बनाए गए कानून उस सारे दोष से मुक्त बना दिए जाएं, तो मैं दावा करता हूं कि सीए का व्यवसाय, चार्टर्ड अकाउंटेंटों का व्यवसाय, जो आज सबसे प्रतिष्ठित और सबसे कमाऊ धंधे के रूप में विकसित हो गया है, यह जड़मूल से समाप्त हो जाएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंटों की बैठक में उन्होंने भी स्वीकार किया है कि अगर ये आर्थिक न्याय की जो व्यवस्था है ये क्रियान्वित होती है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का व्यवसाय नहीं रहेगा। मैं कोई डर की बात नहीं कहूंगा। चार्टर्ड अकाउंटेंटों में आज मेरे पोते से लेकर मेरे भतीजे तक शामिल हैं। उनकी बहुत बड़ी संख्या है और उन्हें किसी प्रकार से पीड़ित करके मैं सुखी नहीं हो सकता। लेकिन अगर ऐसा व्यवसाय किसी ने भी बनाया है, समझते हुए बनाया है, षड्यंत्र पूर्वक बनाया है, तो वे सारे समाज के शत्रु हैं। यह बात भी समझाने से मैं नहीं चूकूंगा। तो मूल रूप से अगर सारे टैक्स हटाकर मुट्ठी भर अमीरों की संपत्ति पर टैक्स लगाया जाए, तो आज की स्थिति में जो मैं बता चुका हूं, 300 लाख करोड़ रुपए से कम आमदनी नहीं होगी। इससे अधिक आमदनी हो सकती है और कई गुना ज्यादा हो सकती है। इस बात की गारंटी भी मैं दे सकता हूं। आज की स्थिति में 300 लाख करोड़ रुपए मान लीजिए इन अमीर मुट्ठी भर अमीरों से लिए जाते हैं, तो यह उनकी कर योग्य संपत्ति का 2.5 से 3%
वार्षिक से ज्यादा नहीं होता, और 2.5 से 3% वार्षिक यदि उनकी संपत्ति पर, यानी इनकम पर नहीं, भ्रम नहीं होना चाहिए। संपत्ति वास्तव में उपभोग से बचा हुआ धन होती है, अर्थात पहले वो अपना उपभोग कर ले और बाकी जो धन बचे उसे संपत्ति के रूप में प्रदर्शित कर दें, छुपाने का प्रयास न करें। इतना निवेदन मैं करता हूं। तो वैसी स्थिति में वो क्यों मानेंगे? इनको क्या फायदा होगा? तो यह धन समाज के पास जाएगा और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को 10,000 रुपये प्रति माह मिलेगा, तो उसका जीवन तो बदलेगा, उसकी गरीबी दूर होगी, उसका अभाव, अन्याय और शोषण दूर होगा, उसे वास्तविक स्वतंत्रता मिलेगी, गुलामी से मुक्ति मिलेगी, उसके हृदय में और जीवन में आनंद ही आनंद आएगा। लेकिन अमीरों को क्या मिलेगा भाई? तो मैं कहना चाहूंगा, जब यह सारा सब कुछ पारदर्शिता के साथ समाज के पास जाएगा तो समाज का प्रत्येक व्यक्ति इन अमीरों के प्रति श्रद्धा भाव से झुक जाएगा। सारा समाज इन्हें अपने कमाऊ पूत की तरह दिखाई पड़ने लगेगा और वे इनको दुखी देखकर कभी सुखी नहीं हो सकते। इनका जो हृदय का दुख है और इनकी जो कठिनाई है जीवन की, वह पारदर्शी रूप से सबको दिखाई पड़ने लगेगी और किसी भी प्रकार के अनिष्ट की बात तो छोड़िए, इन्हें किसी भी अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यह बात विचार की है, अगर आपको पूरा समाज अपने कमाऊ बेटे के रूप में देखने लगे तो आपको इससे अच्छी स्थिति क्या मिलेगी? आज के बेटे तो जिसको आपने अपना मान रखा है वो धोखा दे रहे हैं। कितने लोग उन्हीं से धोखा खाते हैं, क्योंकि उनमें पुत्र मोह के कारण उनका विवेक नष्ट हो जाता है। लोभ और मोह शुरू से ही मनुष्य के भ्रमजाल को बहुत गहरा करने में बहुत भयानक भूमिका निभाते हैं। लेकिन जब समाज का हर व्यक्ति 10,000 रुपये प्रति माह जैसी एक सम्मानीय राशि को प्राप्त करेगा और वह एक बेटे की तरह प्राप्त करेगा, तो ये सारे के सारे लोग आपको ईश्वर के समान देखेंगे, पूजनीय मानेंगे। आपकी किसी कठिनाई में आपके पड़ने से पहले ही आपको बचाने के लिए अपनी जान लड़ा देंगे और तब आपको जो आनंद आएगा, जो हर जगह टहलने में, चलने में पूरी स्वतंत्रता के साथ आपको सहज रूप से सम्मान, आत्मीयता के साथ सम्मान मिलेगा, तो ये बताइए वो आपकी कितनी बड़ी खुशी होगी। आपके मन से सारी तिकड़म करने का, सारा षड्यंत्र करने का जो दिमाग में विचार आता है वह पूरी तौर पर बह जाएगा। आप कभी नहीं चाहेंगे कि मैं अपने घर के इन नन्हे मुन्ने बच्चों से लेकर नौजवान भाइयों तक किसी को भी दुखी देखूं। और आपके मन में जिस दिन यह आत्मीयता का भाव आ जाएगा, उस दिन यह जो विषमता है, जो हमें भयानक आग की तरह रात दिन झुलसाती रहती है, चिंतित करती रहती है, असुरक्षा का बोध कराती रहती है, यह सारी जलन आपके हृदय की मिट जाएगी। आपको सुखी जीवन के लिए क्या चाहिए? मैं मानता हूं आपके पास बेशुमार इकट्ठा हो गया है, आपके पास इतना इकट्ठा हो गया है कि वो कई पीढ़ियों तक समाप्त होने वाला नहीं है। लेकिन उसके कारण
आपके मन में और दूसरों के मन में आपके प्रति इतना अविश्वास और परायापन पैदा हो रहा है, क्या वह आपका सबसे बड़ा नुकसान नहीं है? और यदि आप उससे बच जाते हैं तो आपको मिलने वाले इस आनंद का कोई मूल्य नहीं है। इसको आप अनुभव करें। और जब समाज का हर व्यक्ति यह जान जाएगा कि आप वास्तव में समाज के कमाऊ पूत हैं, तो कमाऊ पूत का अहित करने की कोई सोच भी नहीं सकेगा। और जो आप चाहते हैं, जो प्रश्न पूछा गया कि उनको क्या मिलेगा, मैं कह रहा हूं उनको पूर्ण सम्मान मिलेगा, उनको पूरी आत्मीयता मिलेगी, उनको पूरी सुरक्षा मिलेगी, उनको कभी किसी भी चीज का अभाव समाज नहीं होने देगा। इस बात की गारंटी मैं भी दूंगा और हर विवेकशील व्यक्ति भी देगा। यह सिलसिला प्रारंभ तो होना चाहिए, किंतु गोपनीयता के कानून बना दिए। यह शासन द्वारा किया गया बहुत बड़ा धोखा है, छल कपट है ये। आप इससे मुक्त होइए और आप किसी भी प्रकार की गोपनीयता को समाज के साथ छलावा मानना शुरू कर दीजिए, तो फिर सब कुछ आपके सामने स्पष्ट होता जाएगा। आपको कभी भी समाज के बीच में जो मतभेद हैं उनको समाप्त करने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। मैं कह रहा हूं कि आज की स्थिति में अगर देश का हर नागरिक 10,000 रुपए प्रति माह इस प्रकार पाने लगे तो उसके मन में एकता का भाव पैदा होगा कि नहीं? मैं मानता हूं कि मनुष्य के मन में जो स्वार्थपन है वह जाने वाला नहीं है, लेकिन एक अच्छी न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था इस कमी को पूरा कर सकती है। और ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण हम आसानी से कर सकते हैं जो हर व्यक्ति के हृदय में स्वच्छता और पवित्रता के भाव उत्पन्न करे और हर व्यक्ति स्पष्टता के साथ बातें करने में किसी प्रकार की परेशानी अनुभव न करे। जब किसी भी व्यक्ति के सामने पेट भरने की कोई चिंता नहीं होगी, किसी के सामने छिपाने की कोई बात नहीं होगी, तो आपको यह हो सकता है डर लगता हो कि ये डाका डालने वाले लुटेरे, चोर, डाकू, हत्यारे समाज पर हावी हो जाएंगे, तो यह बात पूरी तरह मूर्खतापूर्ण है। राज्य का काम मुख्य रूप से समाज को इसी भय से मुक्त करना है, लेकिन राज्य ने चोर, डाकुओं, बदमाशों, लुटेरों और इसी प्रकार के षड्यंत्रकारी लोगों को संरक्षण देने के लिए और समाज को पीड़ित करने के लिए गोपनीयता बना दी। और वो सारा सब कुछ हो रहा है जो समाज में कभी नहीं होना चाहिए। पारदर्शिता के बिना समाज में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं होती। इस बात को मैं पूरी मजबूती के साथ आपके सामने रखना चाहता हूं। तो ये जो मुट्ठी भर संपन्न लोग हैं, उन्हें जो टैक्स देने से सुख मिलेगा वह इन्हें कभी भी कष्ट का अनुभव नहीं कराने देगा, बल्कि जो अकूत सुख मिलेगा इस बड़े त्याग से कई गुना सुख उन्हें प्राप्त होगा और वे कभी भी भागने की बात समाज से नहीं करेंगे। आज की स्थिति में तुरंत मुझे भी ये समझाने लगते हैं, अगर आपने अमीरों पर, मुट्ठी भर अमीरों पर टैक्स लगा दिया तो ये भाग जाएंगे दूसरे देश में। उनकी जो सोच है वो बहुत छोटी है। जिस दिन ये आर्थिक न्याय की अवधारणा सामने आएगी, मैं दावे के साथ कहता हूं कि अति संपन्न लोग जो समझदार हैं,
जो विवेकशील हैं उनकी संख्या कम हो सकती है। उस समय वही इसका नेतृत्व करेंगे, क्योंकि उनकी आंखों के सामने जो पर्दा पड़ा है उसमें राजनीतिक स्वार्थ ने बहुत बड़ा खेल खेला हुआ है। और जब हम इस पूरी अवधारणा को सामने रखेंगे तो जितना सुख समाज के अभावग्रस्त करोड़ों लोगों को होगा, उससे 10 गुना सुख अति संपन्न लोगों को भी मिलेगा। हम केवल यह कह रहे हैं, आज की स्थिति में अगर इन अमीर लोगों को, अति संपन्न लोगों को बिल्कुल सच्चाई के साथ कमाने की पूरी स्वतंत्रता दे दी जाए और अपने कमाए गए धन का बिना किसी लाल लपेट, बिना किसी प्रकार की झूठ बोले खर्च करने की, उपभोग करने की भी स्वतंत्रता दे दी जाए, तो उनके सामने किसी प्रकार का संकट, दुविधा नहीं पैदा होगी। आज सरकार में बैठे लोग इस प्रकार के अति संपन्न लोगों से डरते भी हैं और उन्हें डराते भी रहते हैं। उनके बीच का ये डर, ये समाज के सामने नहीं आता, छिपा कर रखते हैं, और परिणाम क्या होता है? पूरा समाज दुखी होता है और पूरी बदनामी इन अति संपन्न लोगों के माथे पर आती है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि आपस के मन का यह मतभेद छोड़कर आप यदि केवल 3% टैक्स अपनी सारी संपत्ति पर देते हैं, तो यह वर्ष भर में एक बार दिया जाने वाला टैक्स सारे सामाजिक जिम्मेदारियों से आपको निश्चिंत कर देता है। और यदि शासन प्रशासन का कोई अनुचित हस्तक्षेप न हो, आप किसी आपराधिक रास्ते का अनुसरण न करें, तो आपको कई गुना कमाने की स्वतंत्रता देता है। उसमें किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं। आपको सरकार को दिखाने के लिए कोई बही खाता करने की जरूरत नहीं, किसी प्रकार का रिकॉर्ड रखने की कोई जरूरत नहीं, किसी प्रकार की सफाई किसी को आप नहीं देनी है। पूरा पारदर्शी रूप से समाज के सामने सच बता देना है। जिस प्रकार से आप अपने घर में कुछ नहीं छिपाते हो, और उसके बाद आप पूरी ताकत से, पूरे विश्वास के साथ, पूरे अपनत्व के साथ समाज को संपन्न बनाने के अपने जिम्मेदारी में लग जाते हो। उसमें आपको पूरा सहयोग मिलता है, समाज से पूरी सुरक्षा मिलती है। तो आप ये बताएं कि आप केवल 3% देकर वार्षिक जो सुरक्षा, सम्मान और खुशी अर्जित करते हैं, क्या आज की स्थिति में वह खुशी आपको कहीं मिल पाती है? तो नहीं मिल पाती। मैं ये कह रहा हूं कि आप इस पर गंभीरता से विचार करें और आप 3% से ज्यादा तो बिना कहे कमाते हैं, इससे इनकार करने की आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि झूठ बोलने से आप सम्मान और सुरक्षा नहीं प्राप्त कर सकते। और ऐसी स्थिति में मैं उन लोगों से जो संपन्न है, अति संपन्न है, उनसे भी अपनी सुरक्षा और भविष्य को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने के लिए निवेदन करूंगा। इस दिशा में सकारात्मक दृष्टिकोण से विचार करें। 3% वार्षिक कतई अनुचित नहीं है। मैं इस बात को पूरी गंभीरता से कह रहा हूं। फिर भी अगर किसी के मन में यह सवाल पैदा होता है तो मैं कहूंगा कि यही कर क्यों होना चाहिए, और उन्हें इधर उधर दूसरे देशों में भागने की बजाय
इसी देश में टिक कर काम करना चाहिए। मैं खतरा भी इससे बता देता हूं, आज वो भाग सकते हैं, इस देश से उस देश में भाग सकते हैं, किंतु जब आर्थिक न्याय की आग पूरी दुनिया में फैल जाएगी तब आप बचकर कहां भागेंगे? इस पर भी विचार कर लीजिए। इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यह जो भारत की उच्च संस्कृति के संतों द्वारा, महर्षियों द्वारा निकाला गया निष्कर्ष है, उसी आधार पर न्यायपूर्ण अर्थव्यवस्था का निर्माण करिए। आपके लिए, हमारे लिए कोई पराया नहीं है। और आज मैं आपको यह स्पष्ट कर रहा हूं, और शायद यह बात आपकी समझ में आ भी गई होगी कि धीरे धीरे जब समाज इस दिशा में जागृत होगा और उसने सारी बातों को छोड़कर राजनेताओं द्वारा किए जाने वाले छल कपट को छोड़कर अगर इस एक दिशा में कार्य करना शुरू कर दिया और वोट का अपना अधिकार केवल 10,000 रुपए प्रति व्यक्ति को जीवन भर नागरिक भत्ते के मुद्दे पर एक साथ चलने का निर्णय ले लिया, तो फिर उसकी आग एक देश में रहने वाली नहीं है। आज यह विचार पूरी दुनिया में फैलेगा और तब आपको महसूस हो जाएगा कि उनकी सबसे बड़ी सुरक्षा पूरी तरह ईमानदारी का जीवन जीने में है। उन्हें हर प्रकार से तनाव से मुक्ति मिलेगी, हर प्रकार के भय से मुक्ति मिलेगी। देश में पैदा होने वाला हर बच्चा पूरी तरह सुरक्षित होगा, उसे अपना बचपन बहुत सहजता से प्राप्त होगा। खेलने कूदने की उम्र में खेले कूदेगा, मस्ती करने की उम्र में मस्ती करेगा, और यह प्रत्येक बच्चे का अधिकार होगा। लेकिन अभी हमने छोटा सा परिवार बना लिया, उस परिवार में पैदा होने वाला तो हर बच्चा सब कुछ पाता है, लेकिन गरीब के घर में पैदा होने वाला बच्चा क्या पाता है? क्या कभी इस गंभीर प्रश्न पर आपने विचार किया? लेकिन जब आत्मीयता का यह भाव पूरे समाज में प्रत्येक व्यक्ति के प्रति पैदा होगा तो कोई बच्चा असुरक्षित नहीं हो सकता, अपने बचपन के अधिकार से, सुख से वंचित नहीं हो सकता। फिर चाहे बालावस्था का समय हो, किशोरावस्था का समय हो, जवानी का समय हो, प्रौढ़ उम्र का प्रश्न हो, और फिर धीरे धीरे वृद्ध अवस्था तक पहुंचने में जो अनेक प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, हर अवस्था में हर व्यक्ति सुरक्षित होगा। आपको कहीं से भी, अपनी संतान से भी धोखा होने का जो भय सताता है, और यह भी एक वास्तविकता है, किसी को भी कोई भय नहीं होगा। अगर एक संतान मूर्ख और गलत निकल गई तो आपकी जो बाकी संतानें हैं वे सारी आपके साथ हैं। एक अकेला कहां जाएगा? वह कहीं जाने लायक भी नहीं होगा, और सामाजिक व्यवस्था यदि सबका संरक्षण देने वाली होगी तो इन मुट्ठी भर अरबपतियों को भी उसी संरक्षण का लाभ मिलेगा, वह हर हालत में मिलेगा। उन्हें आत्मीयता के नाम पर छोटा सा दायरा बनाने से धोखा हो सकता है, लेकिन जब यह दायरा बहुत बड़ा और व्यापक हो जाएगा तो आपकी स्थिति कभी भी समाज में उपेक्षा और अपमान की शिकार नहीं होगी। इसी विश्वास के साथ आज का यह जो हमारा सत्र है, मैं इसे समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं। मैं समझता हूं अपनी बात को मैंने बड़ी स्पष्टता से रखने की कोशिश की है, फिर भी अगर हो मेरे से इसका कोई पहलू छूट गया हो तो वह आगामी कड़ी में हम फिर उठा सकते हैं
और हर प्रश्न का उत्तर कई कई बार देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि धीरे धीरे आप अपने विवेक का उपयोग करते हुए, बिना किसी के बहकावे में आते हुए, बिना छल कपट के षड्यंत्रों के बहकावे में आते हुए, निरंतर अपने विवेक का, अपने ज्ञान का, अपनी समझ का विस्तार और उपयोग करते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो एक आदर्श समाज के निर्माण की दिशा में हर व्यक्ति का योगदान स्वतः स्पष्ट होने लगेगा और उसमें वे लोग आनंद की और खुशी की अनुभूति भी करेंगे। समाज में जो अनेक प्रकार का विघटन दोषपूर्ण अर्थव्यवस्था के कारण पैदा हो गया है, यह धीरे धीरे सारा दुष्चक्र बहुत कम समय में टूट जाएगा। इसका भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इस विश्वास को कायम रखते हुए, अपने परस्पर के विश्वास को कायम रखते हुए हम धीरे धीरे अपनी चैनल के माध्यम से हर रहस्य को आपके सामने सरल भाषा में रखते जाने का वचन आपको देते हैं। इसके पीछे हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। अपने स्वार्थ के आधार पर किसी प्रकार का भ्रम पैदा करने की कोई कोशिश नहीं है, बल्कि हम झूठ और मक्कारी के मकड़ जाल को आपके सहयोग, आपके चिंतन, आपके बुद्धि और आपके ज्ञान के साथ साथ आपके साथ निरंतर विचार विमर्श के द्वारा समाप्त करना चाहते हैं और एक सुखी समाज की स्थापना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते हैं, जो आपके साथ आत्मीयता के साथ संवाद में अपने मुकाम तक, अपने लक्ष्य तक पहुंचेगी। इसमें हमारा विश्वास है। इसी बात के साथ मैं अपनी आज की वाणी को विराम देता हूं।